नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण एन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम लोग एमएसपी के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा नवंबर में तीनों फार्मूलास को विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन उसके बाद भी किसान संगठनों ने अपने विद्रोह को खत्म करने का ऐलान नहीं किया। उनकी डिमांड है कि एमएसपी को लीगल दर्जा दिया जाए तथा एमएसपी पर चर्चा हो, एमएसपी को इंक्रीज किया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएसपी क्या है, क्या एमएसपी को लीगल दर्जा दिया जाना चाहिए, एमएसपी को लीगल दर्जा देने का नुकसान क्या हो सकता है और बिना एमएसपी के भी फार्मर्स के इनकम को बढ़ाने के क्या उपाय हो सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंत में एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्जाम का पंजाब पीसीएस एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक वीडियो से हम लोग इस बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मार्केट इंटरवेंशन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि अगर किसी किसी ईयर फार्म प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा लो चली जाती हैं तो एमएसपी जो है वो एक तरह से बैकिंग प्रदान करता है उन किसानों को जिन्होंने प्रोडक्शन किया है, जिन्होंने उसमें कॉस्ट अपना लगाया है। क्योंकि ये एक तरह से इंश्योरेंस प्रदान करता है, इसलिए इसको इंश्योर्ड प्राइस भी कई बार कह दिया जाता है। और हाल ही में बीपीएससी के एक सेट में पूछा गया था कि किस प्राइस को इंश्योर्ड प्राइस कहा जाता है, तो इंश्योर्ड प्राइस कहा जाता है एमएसपी को। एमएसपी को हम लोग इंश्योर्ड प्राइस कहते हैं। एमएसपी ऐसा प्राइस है जिस प्राइस पर गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एजेंसी है, ये फार्म प्रोडक्ट्स को खरीदती है तथा बफर स्टॉक्स को मेंटेन करती है। इसी बफर स्टॉक्स में जो अनाज होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम एक सब्सिडाइज्ड फूड स्कीम का एक सिस्टम है जहां पर कम कीमत पर गरीबों को अनाज प्रोवाइड किया जाता है। तो वो अनाज इन्हीं एमएसपी पर खरीदा जाता है एफसीआई के द्वारा। पहली बार जो एमएसपी अनाउंस किया गया था वो किया गया था ईयर 1966 टू 67 ईयर के लिए। उसके बाद से लगातार एमएसपी को अनाउंस किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एमएसपी डिसाइड कौन करता है? हु डिसाइड्स एमएसपी? एमएसपी हर साल सोइंग सीजन से पहले, जो खरीफ और रबी की दो सोइंग सीजन होती है, जो बुआई का समय होता है, खरीफ समय और खरीफ सीजन और रबी सीजन, उससे पहले सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है एमएसपी का। ये एमएसपी बेस्ड होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। CACP स्टैंड्स फॉर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कुल मिलाकर ये 23 मेजर क्रॉप्स हैं जिनके लिए एमएसपी अनाउंस की जाती है सरकार के द्वारा। अब ये CACP क्या है, इसको हम लोग डिस्कस कर लें। तो CACP, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है। इट इज नॉट अ स्टेट्यूटरी बॉडी, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। इट मीन्स कि इसको किसी एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इसके द्वारा रिकमेंड किए गए प्राइसेस को, इसके द्वारा रिकमेंड किए गए एमएसपी को सरकार मान भी सकती है, उसमें चेंजेस भी कर सकती है। तो इसलिए यह एक स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, यह एक एडवाइजरी बॉडी है जिसको बनाया गया था 1965 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। उस समय इसका नाम हुआ करता था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। बाद में इसका नाम बदलकर 1985 में CACP कर दिया गया, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। यह जो किया गया, यह CACP नाम चेंज 1985 में किया गया। CACP कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर रिकमेंडेशन अपने पेश करती है सरकार के सामने, मिनिस्ट्री के सामने। और कुछ रिकमेंडेशन इस प्रकार से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है उसमें वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि किसान का कितना कॉस्ट लग रहा है किसी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में। ये कॉस्ट तीन तरह के होते हैं: A2 कॉस्ट, A2 प्लस FL कॉस्ट एंड C2 कॉस्ट। A2 कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसके लिए किसानों के द्वारा कैश में पेमेंट किया जाता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, सीड खरीदने के लिए, उसके लिए जो वो पेमेंट करते हैं इन कैश, दैट इज कॉल्ड A2 कॉस्ट। A2 प्लस FL कॉस्ट होता है A2 कॉस्ट। साथ ही साथ जो उनकी अनपेड फैमिली लेबर्स होती है, जो उनमें खेतों में काम करती है, उसके कॉस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है, तो इसे A2 प्लस FL कॉस्ट कहते हैं। और C2 कॉस्ट होता है, C2 कॉस्ट सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है। इसमें A2 प्लस FL तो आते ही हैं, साथ ही साथ उस लैंड की रेंटल वैल्यू, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट है तो उसको भी C2 कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। इसलिए C2 कॉस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट बन जाता है। और एमएसपी की गणना, किसानों की डिमांड है कि C2 कॉस्ट पर की जाए। वर्तमान में एमएसपी की गणना A2 प्लस FL कॉस्ट पर की जाती है, जो इस कॉस्ट का 50% ज्यादा होता है, यानी कि 1.5 गुना होता है। किसानों की डिमांड है कि इसे C2 कॉस्ट पर किया जाए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा अन्य फैक्टर्स जो ध्यान में रखती है CACP, वो है डिमांड और सप्लाई उस प्रोडक्ट का जिस प्रोडक्ट के एमएसपी अनाउंस की जा रही है, तथा उस एमएसपी का क्या इंप्लीमेंट होगा, क्या इंप्लीकेशन होगा उन कंज्यूमर्स पे जो उनको यूज करेंगे उस प्रोडक्ट को। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर रिकमेंडेशन देती है CACP।
और चूंकि ये एडवाइजरी बॉडी है, इसलिए इस रिकमेंडेशन को मानना या ना मानना पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ये CACP के बारे में था। अब कई इश्यूज हैं MSP के साथ, जो कि MSP को काफी ज्यादा डिस्कस करने के लिए काफी एक वेग्स क्वेश्चन बना देते हैं। इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन होता है कि MSP को खत्म कर देना चाहिए या इसे इंक्रीज करना चाहिए, रहने देना चाहिए। तो इशू क्या है इसके साथ? सबसे पहला इशू है कि इसके पास कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। जिस तरह की लीगल बैकिंग हम लोग FRP में देखते हैं। FRP स्टैंड्स फॉर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा अनाउंस किया जाता है शुगर केन के लिए। शुगर केन एक तरह से लीगल बैकिंग लिए हुए है, और यह शुगर केन कंट्रोल एक्ट ऑर्डर 1966 के द्वारा लीगल बैकिंग है, जो कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत आता है। तो लगभग लीगल बैकिंग अगर पूछा जाए कि किसी एक प्रोडक्ट को जिसको लीगल बैकिंग एक तरह से उसके प्राइस को मिला हुआ है, तो वो शुगर ही है काफी हद तक। अन्य किसी भी MSP को लीगल बैकिंग प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहला इशू यही होता है, जिसको लेकर भी डिमांड भी की जा रही है। इसके अलावा MSP इतना ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि सभी किसान MSP पर जो है वो अपने सामान को नहीं बेच पाते, ना ही सभी प्रोडक्ट सरकार खुद MSP पे खरीद पाती है। कुछ ही स्टेट्स के किसान जैसे कि पंजाब या फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान होते हैं, वही इस MSP सिस्टम का ज़्यादा फायदा उठा पाते हैं। तो MSP जिस तरह से क्रिएट किया गया था, उस तरह से इसका एक्सपेंड नहीं हो पाया, या सभी किसान तक इसका फायदा उतना ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए कई बार ये भी इशू उठता है कि इसको लीगल बैकिंग दी जाए। कई बार ये भी आता है कि इसके इस सेकंड पॉइंट को देखकर कि इसको समाप्त ही कर दिया जाए, क्यों ना इसे समाप्त कर दिया जाए। तो लीगल बैकिंग देना किस हद तक सही होगा? लीगल बैकिंग देना एक बैड आइडिया है। क्यों बैड आइडिया है? क्योंकि इससे रेवेन्यू लॉस होगा खुद गवर्नमेंट का भी, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल लॉस भी इसमें जुड़ा हुआ है। रेवेन्यू लॉस किस तरीके से होगा, इसे अगर हम लोग समझें, अगर हम लोग MSP को लीगल स्टेटस देते हैं तो फार्मर्स जो है वो उसी क्रॉप को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर उस क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे उस क्रॉप का सरप्लस मार्केट में क्रिएट होगा। गवर्नमेंट उसे खरीदेगी। गवर्नमेंट को खुद इतने ज़्यादा स्टॉक्स करने के लिए उनको वेयर हाउसेस का निर्माण करना होगा, गोडाउन्स बनाना होगा, जिसमें खर्च होगा। बाद में बहुत ज़्यादा सेम प्रोडक्ट हो जाने के कारण उनको मार्केट में गवर्नमेंट को उसको बेचना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली कम प्राइस पर बिकेगा। तो ये एक खर्च है सरकार का जो कि बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटल जो है वो लॉस भी क्रिएट करेगा, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं, और लगातार इसी क्रॉप्स का अगर हम लोग उत्पादन करते जाएंगे तो ये वाटर लेवल को भी जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही साथ जो हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है, उसको भी ये काफ़ी हद तक हैम्पर करेगा। तो इसलिए लीगल स्टेटस देना या फिर MSP को लगातार हाइक करना एक नॉट अ गुड आइडिया। तो क्या किया जाना चाहिए? क्या MSP को समाप्त किया जा सकता है? यस, MSP को समाप्त किया जा सकता है। MSP सिस्टम कैन बी एबोलिश्ड। इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको समाप्त कर देते हैं तो जो प्राइस होगा प्रोडक्ट का, वो डेफिनेटली मार्केट पर डिपेंड कर जाएगा, उसके डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड कर जाएगा। तो MSP को अगर हम लोग एबॉलिश कर देते हैं तो उसके बदले में हमें किस चीज़ पर और ध्यान देने की ज़रूरत है? तो हमें ज़रूरत है रिसर्च पर ध्यान देने की, इस तरीके के क्रॉप की रिसर्च पर ध्यान देने की जो हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड क्रॉप्स हैं, जिनमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं और किसानों को इसका ज़्यादा फायदा भी मिलेगा। जैसे कि केरला में अगर हम लोग देखें तो काली मिर्च का प्रोडक्शन होता है, कर्नाटका में रेशम का प्रोडक्शन होता है, बिहार में पान की खेती होती है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं किसानों के लिए। तो इस तरीके के प्रोडक्ट का, इस तरीके के क्रॉप्स पर रिसर्च करना और किस सीजन में किस तरह का बेनिफिशियल किसानों के लिए हो सकता है, इस बात पर रिसर्च पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं कि PM आशा स्कीम के अंतर्गत जिस तरह का सिस्टम लाया गया है, अगर MSP रहता है तो सरकार किसानों को मार्केट प्राइस पर बेचने दे, और मार्केट प्राइस पर बेचने दे। अगर MSP से कम मार्केट प्राइस पर बिकता है तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को कंपनसेट कर दिया जाए बाय द DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसा कि PM आशा स्कीम में किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी हद तक जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। इस तरीके के और उपाय हम लोग कर सकते हैं जो कि MSP के अलावा भी किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये था पूरा डिस्कशन कि किस तरीके से MSP काम करता है और किस तरीके से हम लोग MSP के अलावा भी हम लोग देख सकते हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए। तो अब हम लोग उस क्वेश्चन पे चढ़ते हैं जिस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे थे। हाल ही में पंजाब PCS का एग्जाम हुआ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है, Commission for Agriculture Cost and Prices, that is CACP, submits its recommendation for MSP of agriculture commodities in form of price policy reports. Consider the following statements. मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ें, और पहले जो हमने वीडियो में डिस्कस किया है उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और आंसर करने का कोशिश जरूर किया होगा। आइए अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं।
CACP is a statutory body formed under Agriculture Price Commission Act 1962. Number 2 is currently MSP is devoid of any legal backing except for sugarcane to some extent. And number 3 is before submitting price policy report for any crop, CACP also analyzes demand and supply and the implication of MSP on consumers of that product along with the cost of production. Which among the following statements are incorrect? कौन सा स्टेटमेंट है जो इसमें गलत है, इनकरेक्ट है? तो सबसे पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, CACP इज ए स्टेट्यूटरी बॉडी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। CACP स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है। करेंटली MSP इज डिवाइड ऑफ एनी लीगल बैकिंग, सही है कि MSP को लीगल बैकिंग नहीं है। सुगरकेन को कुछ हद तक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कि CACP अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले इसके इम्प्लीकेशंस को देखती है, साथ ही साथ CACP देखती है डिमांड और सप्लाई को, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कंसीडर करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो गलत स्टेटमेंट है वो है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। तो पहला ऑप्शन सिर्फ गलत है। एक छोटे से टॉपिक के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।